सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। एल्किल हैलाइड चैप्टर जहां तक हमने पढ़ लिया था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां और स्टार्ट कर दी थी हेडिंग एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता है एल्किल हैलाइड में X माइनस है, नाभिक स्नेही है। इसका मतलब है एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बोले तो NSR प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता है कि एल्किल हैलाइड में जो RX है वो नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही जाएगा, नाभिक स्नेही आएगा। तो एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होती है, एक SN1 एक SN2। S का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क्या है। सबसे पहले S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है आना जाना, एक समूह जा रहा है दूसरा आ रहा है, इसे बोलते हैं S प्रतिस्थापन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नाभिक स्नेही आ रहा है नाभिक स्नेही जा रहा है। एक का मतलब है इस अभिक्रिया के दौरान जो कोटि प्राप्त होती है वो एक होती है, एक बताती है कोटि को, ये बता रही है कोटि को बता रही है, अभिक्रिया की कोटि बता रही है। इसीलिए इसकी कोटि एक होने के कारण ही इस अभिक्रिया का नाम पड़ा है एक अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN1 को बोलते हैं एक अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु कोटि को बताता है, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए नाम पड़ गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले होती क्या है SN1 में सिखाता हूं, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ आप। सबसे पहले कौन सा हैलाइड दे रखा है, किसी भी समूह की पहचान करने के लिए क्रियात्मक समूह जैसे हैलाइड है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। इसका मतलब ये कौन सा हैलाइड है, 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अपना चैप्टर यही है एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें भी पहली SN1। हमने ध्रुवीय अभिकर्मक काम लिया पानी। पानी एक प्रकार का प्रोटिक विलायक है। डायरेक्ट देखें, अभी की इसकी क्रियाविधि भी देखेंगे। डायरेक्ट देखें तो यहाँ होगा क्या, पानी OH माइनस देगा, यहां से X माइनस बाहर निकलेगा। X माइनस बाहर निकलने का मतलब है यहाँ नाभिक स्नेही है X माइनस और ये OH माइनस। एक नाभिक स्नेही आएगा दूसरा नाभिक स्नेही जाएगा, इसका मतलब यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, NSR हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कोई नया बच्चा, नाभिक स्नेही क्या होता है, ऐसा अभिकर्मक जिसके ऊपर क्या हो, ऋणावेश, वो होता है नाभिक स्नेही। अब बताओ रे, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है SN1। और ये क्या बन गया रे, एल्कोहल बन गया। हैलाइड की जगह OH आ गया तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, ये अभिक्रिया हुई तो मध्यवर्ती बना कौन और बना कैसे, देखो देखिए। जैसे क्रियाविधि क्या, कैसे ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ये 2 स्टेप में संपन्न होगी। पहला पद क्या है, पहले पद में हैलाइड आयन बाहर निकलेगा, ये पद धीमा पद है। और केमिस्ट्री में जो पद किसी अभिक्रिया का धीमा होता है वो किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, और जो पद अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है उससे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात होती है। अब बताओ रहे, यहाँ हैलाइड आयन बाहर निकल रहा है, इसकी जगह OH, ये देखो हैलाइड आयन बाहर निकलते यहाँ बन गया कार्ब धनायन। इसका मतलब जैसे ही X माइनस बाहर निकला यहां मध्यवर्ती के तौर पे बन रहा है कार्ब धनायन। अब देखना ये तो पहली स्टेप थी, ये धीमा पद था, इसका मतलब ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। इसका मतलब यहां अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर कर रहा है, केवल हैलाइड पे निर्भर कर रहा है। यहां किसी प्रकार का कोई अभिकर्मक है ही नहीं पहले स्टेप में। इसका मतलब यहां अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 1। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। कार्ब धनायन बन गया था पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में यहाँ नाभिक स्नेही का अटैक होगा, ये पद फास्ट होगा।
और यहाँ OH जुड़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ H2O अपनी लोन पेयर देगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये अस्थाई बनेगा, ये तुरंत H+ बाहर निकाल देगा और ये बन गया एल्कोहल। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो अभिक्रिया का वेग है ना, वेग, ये केवल अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। क्यों? क्योंकि धीमे पद में है ही कौन, केवल अभिकारक है। इसलिए देखो अभिक्रिया की दर समानुपाती एल्किल हैलाइड के, समानुपाती को उठाया, नियतांक आ गया। अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कोटि कितनी आई, 1। ये क्या है? ये है दर समीकरण। दर समीकरण में सांद्रता पदों की जो घातें होती है ना, घातें, वो बताती है कोटि को बताती है। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि आई है 1। अगला स्टेप, ये हम SN1 पढ़ रहे हैं। SN1 बहुत इजी है, कोई हार्ड है ही नहीं। देख लो यहाँ अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, केवल अभिकारक की सांद्रता पर, तो कोटि आई 1। पढ़ लो। अर्थात यहाँ अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है, पहले ही बता चुका। एवं यहाँ मध्यवर्ती के तौर पे कौन बढ़ता है रे? कारब धनायन। कितना आसान है, मध्यवर्ती के तौर पे कौन बना? कारब धनायन बना। अगला, एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता, कहने का मतलब है कौन सा हैलाइड है जो SN1 के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो अपन सोचेंगे SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के तौर पे कौन बढ़ता है? कारबधनाइन। कारबधनाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा उस एल्किल हैलाइड की SN1 की प्रतिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। अब बताओ रे, कारबधनाइन की स्थायित्व के समानुपाती होती है। SN1 में कोटि भी 1 आती है, आणविकता भी 1 आती है, केवल अभिकारक की तो शामिल होता है। एल्किल हैलाइड की SN1 की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम बताओ, लिख लेना। डेट 2021, बिल्कुल 100%। SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम बताओ। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है वह एल्किल हैलाइड SN1 के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा जहां नाभिक स्नेह को निकालने के बाद बनने वाला कारबधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। कारबधनाइन एक मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती का स्थायित्व कभी भी किस पर निर्भर करता है? मध्यवर्तियों का स्थायित्व देखने के लिए 4 प्रभाव देखे जाते हैं। कौन सा? आई प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, अतिसंयुग्मन और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। सबसे पहले यौगिक में एरोमेटिकता है तो वो देखो, अनुनाद देखो, फिर अतिसंयुग्मन देखो, फिर आई प्रभाव देखो। अब बताओ रे, सबसे पहले अपने को हैलाइडों को देखते ये बता देना है कि कहाँ हैलाइड को निकलने पर बनने वाला कारबधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। जहां कारबधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होगा वहां पर बताओ रे SN1 के प्रति क्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगला बताओ, देखिए आपको पता है सबसे स्थायी कारबधनाइन कहाँ बनेगा? मेथिल हैलाइड में या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ये हैलाइड निकलने के बाद देने वाले कार्बन कितने जुड़े हुए हैं? 3। कारबधनाइन एक इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती होता है। यहां देने वाले जितने ज्यादा होंगे कारबधनाइन का स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी SN1 के प्रतिक्रियाशीलता 3 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड और CH3X। ये 1 डिग्री हैलाइड नहीं है, यहाँ तो कार्बन ही एक ही है। 1 डिग्री बनने के लिए हैलाइड वाले कार्बन के पास एक कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। अब सुनो एक बात आती है, ये तो अब ये कौन दे रखा है रे? ये आपको दे रखा है बेंजिल हैलाइड। अब आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये दे रखा है 3 डिग्री हैलाइड। आपको पता है बेंजिल हैलाइड से अगर मैं हैलाइड आयन को बाहर निकालूंगा ये X- बाहर निकलेगा, तो यहाँ बेंजिल कारबधनाइन बनेगा। और ये बनने वाला कारबधनाइन किसके द्वारा स्थायी है रे? अनुनाद के द्वारा बहुत ज्यादा स्थायी है। जबकि यहाँ तो है ही कौन? यहाँ तो केवल प्लस का आई प्रभाव है। अब बताओ रे, प्लस आई प्रभाव धनायन को ज्यादा स्थायित्व देगा या अनुनाद ज्यादा स्थायित्व देगा?
यहाँ तो केवल प्लस आई है, देने वाले 3 है, यहाँ तो प्लस आई प्रभाव है। बताओ अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है कि आई प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है? अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है। तो बेंजिल क्लोराइड है ना, वो 3 डिग्री हैलाइड की तुलना में SN1 की प्रतिक्रियाशील ज्यादा होता है। कारण क्या है? अनुनाद है, कारण है अनुनाद। तो बेंजिल क्लोराइड 3 डिग्री हैलाइड की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, SN1 की प्रतिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। एक ही कारण है, अनुनाद। इसी से अगला देखो, देखिए, ये देखो, ये कौन सा है रे? 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये कौन सा हैलाइड है? एलिल हैलाइड। और एक तो एलिल हैलाइड है, और एक कौन सा है रे? 3 डिग्री हैलाइड है। अब बताओ 3 डिग्री हैलाइड ज्यादा क्रियाशील या एलिल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील? बताओ, देखिए एक बार, देखना, देखिए सभी, यहाँ आप X माइनस को निकाल दो, जो कारब धनायन यहाँ बनेगा वो अनुनाद के द्वारा स्थायी होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो यहाँ अनुनाद है, और अनुनाद जहाँ होता है वहाँ स्थायित्व ज्यादा होता है। और यहाँ कौन सा प्रभाव होगा रे? प्लस आई समूह का प्रभाव होगा। बताओ, आई प्रभाव ज्यादा, अनुनाद ज्यादा? अनुनाद ज्यादा। बताओ, देखिए हेलाइडो की SN1 की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम बताओ। सबसे पहले वो आएगा जहां कारब धनाइन अनुनाद के द्वारा बहुत ज्यादा स्थायी होगा। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। अब देखो, एक बार एक ही क्लास में कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। फिर आएगा एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। फिर आएगा 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर आएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर आएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और सबसे लास्ट में आएगा CH3X। ये होगा SN1 की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम। कोई सोचेगा बेंजिल क्लोर हैलाइड सबसे आगे क्यों आ रहा है? अनुनाद की 5 अनुनादी संरचनाएं बनेगी, अनुनाद सबसे ज्यादा है। फिर एलिल हैलाइड अनुनाद है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल हैलाइड। जहां कार्ब धनायन का स्थायित्व ज्यादा, वहां हैलाइडों की क्रियाशीलता भी ज्यादा। लिखो फटाफट। अब देखो, एक मिनट, कह रहा है यदि अभिकारक में किरिल कार्बन उपस्थित हो तो SN1 अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? रेशमिक मिश्रण। याद करो, रेशमिक मिश्रण क्या होता है? अगर कोई एल्किल हैलाइड SN1 प्रदर्शित कर रहा है, पहले से किरिल कार्बन है, तो नाभिक स्नेह की जुड़ने की 2 संभावनाएं हैं। या तो नाभिक स्नेह डेस पे जुड़ सकता है या वेज पे जुड़ सकता है। तो या तो डी रूप बन सकता है या एल रूप बन सकता है। अगर किसी उत्पाद में 50% संभावना डी रूप की हो और 50% संभावना एल रूप की हो, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं रेशमिक मिश्रण, जो प्रकाशिक अक्रिय होता है। जितना क्लॉकवाइज घूमता है यौगिक, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमाता है। इसका मतलब रेशमिक मिश्रण वाला यौगिक प्रकाशिक निष्क्रिय होता है हमेशा, उसमें कोई प्रकाशिक गुण नहीं होता। सबसे पहले ये अपने पास हैलाइड दे रखा है जिसमें किरिल कार्बन का मतलब चारों समूह अलग अलग है। अब इस यहाँ से OH हैलाइड तो बाहर निकलेगा और OH आएगा। हो सकता है OH बेस पे हो सकता है OH वेज पे हो। देखो, यहाँ तो OH वेज पे है और यहाँ OH डेस पे है, डेस पे। ये रूप डी रूप है, ये रूप एल रूप है। 50% डी रूप बना, 50% एल रूप बना, और ये मिश्रण कहलाता है रेशमिक मिश्रण। इसका मतलब है SN1 अभिक्रिया के दौरान अगर अभिकारक में पहले से कोई किरिल कार्बन हो तो यहाँ उत्पाद के तौर पर रेशमिक मिश्रण प्राप्त हो सकता है। लिखो फटाफट, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये तो, लेकिन शर्त है पहले किरिल कार्बन तो होना चाहिए। हर कंडीशन ऐसी नहीं होती, पहले किरिल कार्बन होना चाहिए। ये प्रकाशिक समवायता का SN1 अभिक्रिया में यूज है, काम आ सकता है। यहाँ प्रकाशिक समवायता काम आ रही है, कोई भी हेडिंग कहाँ काम आ जाए कोई पता नहीं है। एक बार OH वेज पे जुड़ रहा है, एक बार OH डेस पे जुड़ रहा है। आधी संभावना 50% डी रूप, 50% एल रूप।
देखो देखिए बताओ, द्विअणुक अब स्टार्ट हो गई, SN1 खत्म, कुछ याद नहीं करना। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर, अभिक्रिया की कोटि एक, मध्यवर्ती के तौर पे कार्बधनाइन बनेगा, कार्बधनाइन जितना स्थायी होगा क्रियाशीलता SN1 के प्रति हैलाइड की उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर किरेल कार्बन पहले से हैं तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। अब स्टार्ट करते हैं SN2, नाम से पता पड़ रहा वहाँ एक अणुक था, यहाँ द्विअणुक है, द्विअणुक। यहाँ आणविकता कितनी है 2, नाम से पता पड़ रहा है, इसको बोलेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है अभिक्रिया। इसमें और उसमें अंतर क्या है देखो, यहाँ सबसे पहले अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, ये मेथिल हैलाइड है, एकवच के ओवच की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, इस OH माइनस की जुड़ने की 2 संभावनाएं होती है, एक तो ये आगे से जुड़ सकता है और एक ये जुड़ सकता है पीछे से, और ये हैलाइड बाहर निकलेगा। अब होता क्या है, इसमें OH आ जाएगा और X बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसकी क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है। यहाँ कार्बोदनाइन कभी नहीं बनता, SN2 में कार्बोदनाइन कभी नहीं बनता, एक साथ X माइनस कभी बाहर नहीं निकलता। यहाँ मध्यवर्ती के तौर पे कार्बोदनाइन कभी नहीं बनेगा। होगा क्या बताऊं, सबसे पहले इधर से ये बंध टूटना स्टार्ट होगा और पीछे से ये बंध बनना स्टार्ट होगा। मतलब है नाभिक स्नेही उस समय आसानी से जुड़ सकता है जहां इसके चारों तरफ भीड़ कम हो, भीड़, क्योंकि यहाँ बंध टूट तो नहीं रहा, भीड़, तो यहाँ नाभिक स्नेही आसानी से जुड़ेगा कब, चाहे पीछे से आओ और चाहे आगे से आओ, जब यहाँ चारों तरफ समूह की भीड़ क्या हो, कम से कम। तो यहाँ त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। SN2 में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, वहां पहले हैलाइड निकल जाता था, बाद में नाभिक स्नेही आता था। यहाँ नाभिक स्नेही निकलने के साथ साथ ही दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जब पहले निकलता नहीं, उससे पहले ये जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आसानी से तभी जुड़ेगा आने वाला नाभिक स्नेही यहाँ जब ये तो निकलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ भीड़ क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। SN2 की मेन पहचान है भीड़ कम से कम हो। बताओ रहे सबसे भीड़ कम कौन से हैलाइड में, मेथिल हैलाइड में, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। अब बताओ रहे एक तरफ OH वाला बंध बन रहा है, एक तरफ X वाला बंध टूट रहा है, इसमें देखो ये कौन सी अवस्था बन गई, ऐसा लग रहा है SN2 में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि यहाँ कार्बन की संयोजकता जैसे 5 हो गई हो, 5, 3 हाइड्रोजन, 1 X और 1 OH, लेकिन ये बंध टूट रहा है, ये बंध बन रहा है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जो संक्रमण अवस्था बनती है ना, ये बीच वाली संक्रमण अवस्था, ये स्थायी नहीं होती, ये तो तुरंत टूट जाएगा, ये संक्रमण अवस्था अस्थायी बनती है, लेकिन ये पंच संयोजी होती है, पंच संयोजी। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बन की संयोजकता एक प्रकार से 5 हो गई भैया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफ बंध टूट रहा है, एक तरफ बंध बन रहा है, एक तरफ OH अपना बंध बना रहा है, एक तरफ X टूट रहा है। यहाँ पंच संयोजी संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, फिर ये X निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इसका मतलब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 एल्कोहल बनाने की है। हाँ, एल्किल हैलाइड से X निकालना है और OH जोड़ना है, ये तो एल्कोहल बनाने की विधियां हैं। देखो तो यहाँ नाभिक स्नेही जुड़ने के लिए त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। अब SN1 और SN2 में अंतर आया ना, सबसे पहले तो यहाँ अभिकारक और अभिकर्मक दोनों एक साथ इनका रोल है, मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा और आने वाले अभिकर्मक पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पहले स्टेप में दोनों का रोल है, इसका मतलब यहाँ अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के भी समानुपाती और अभिकर्मक की सांद्रता के भी समानुपाती, क्योंकि यहाँ कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, यहाँ अभिक्रिया एक ही स्टेप में पूरी हो रही है। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि आएगी 2, यहाँ भाग लेने वाले अणु कितने हैं, 2, तो आणविकता कितनी हुई 2। यहाँ अभिकर्मक का भी रोल है पहले स्टेप में ही, लेकिन यहाँ त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए, संक्रमण अवस्था बनती है जो पंच संयोजी है। चलो आगे देखते हैं, पढ़ो देखिए, ये देखो अभिक्रिया की दर है अभिकारक की सांद्रता और अभिकर्मक की सांद्रता दोनों पे निर्भर करती है। कोटि कितनी आई 2, आणविकता भी कितनी आई 2। अब सीखो देखिए, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिकारक की त्रिविम बाधा से प्रभावित होती है। मतलब है अभिकारक का मतलब एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, ताकि आने वाला नाभिक स्नेह आसानी से जुड़ सके। कह रहा है अर्थात जिस अभिकारक अणु पर त्रिविम बाधा कम होती है उसकी SN2 की प्रतिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होती है। मैं कुल मिला के एक ही बात करना चाहता हूं, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता उस एल्किल हैलाइड पर ज्यादा होती है जहां त्रिविम बाधा कम से कम हो, भीड़ कम से कम हो, वहां नाभिक स्नेह सबसे आसानी से जुड़ेगा और नाभिक स्नेह की जुड़ने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। लिखो भैया, बहुत आसान है। SN1 और SN2 बहुत आसान है भैया, ज्यादा कोई अंतर ही नहीं है। त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। अब देखो, यह अभिक्रिया अप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है, अध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है। इसीलिए तो कार्बन और हेलोजन के बीच ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए तो कार्बन आयन का निर्माण नहीं होता, यहाँ कोई मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, लेकिन यहाँ एक पंच संयोजी संक्रमण अवस्था प्रकट होती है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तीनों बातें मैंने पहले ही बता दी आपको। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि आती कितनी है? 2। अभिक्रिया की कोटि आती है 2। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, हैलाइडों की SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताओ। आपको पता है सबसे कम भीड़ वाला सबसे आगे आएगा SN2 में, सबसे कम भीड़ है मेथिल में, फिर 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 3 डिग्री हैलाइड। लेकिन एक बात बता दूं, अनुनाद जहां दिख जाए वो तो SN1 में भी आगे, SN2 में भी आगे। अनुनाद वाला यौगिक तो ज्यादा स्थायी होगा ही, तो अनुनाद वाला तो SN1 में भी आगे, SN2 में भी आगे। सबसे आगे कौन? बेंजिल हैलाइड, फिर एलिल हैलाइड, फिर कम भीड़ वाला SN2 की पहचान है कम भीड़ वाला सबसे आगे मेथिल, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लो फटाफट। हो गया? इसी में आगे कम भीड़ वाला सबसे आगे। अगला, SN2 अभिक्रिया में यदि अभिकारक के पास किरिल कार्बन उपस्थित हो तो यह अभिक्रिया पूर्ण प्रतिलोपन के साथ संपन्न होती है। प्रतिलोपन का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्ट। देख लो, SN1 में तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता था, SN2 में अभिक्रिया पूर्ण प्रतिलोपन के साथ का मतलब है अगर कोई यौगिक पहले किरिल कार्बन उपस्थित है और एल्किल हैलाइड पहले S था, अभिक्रिया होने के बाद एल्कोहल बनते वो बदल गया R में, तो S पूरा का पूरा R में बदल गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ण प्रतिलोपन हो गया। देखो देखो देखिए, सबसे पहले ये हैलाइड है, इसमें ये जुड़े हुए हैं, समूह जुड़े हुए हैं। अभी इसका रूप S है क्योंकि 1 नंबर देंगे किसको है? हैलाइड का, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है। फिर एथिल में 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन 1 ही है, फिर ये 4। अगर चौथी प्राथमिकता का समूह क्षैतिज पे आता है तो अपने को जाना पड़ता है 3 2 1 जाना पड़ता है। ये देखो 3 2 1 गए तो ये रूप बन गया S। जैसे KOH OH देगा, हेलोजन बाहर निकल जाएगा, पंच संयोजी अवस्था बनेगी क्योंकि ये तो SN2 है। एक तरफ OH जुड़ रहा है, एक तरफ X से निकल रहा है, और ये X निकल जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो ये H इधर था और यहाँ H इधर आ गया, जस्ट उल्टा हो गया ना, तो ये S रूप बदल गया R रूप में। तो यहाँ कौन सी घटना हो रही है? S R में बदल जाएगा, R S में बदल जाएगा। ये अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया? SN2। तो ये अभिक्रिया पूर्ण प्रतिलोपन के साथ संपन्न होती है। अगला, वे हैलाइड जो सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि वहां अनुनाद के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन हेलोजन के बीच क्या आ जाता है रे? आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। अभी सिखाऊंगा
जिससे एक्स का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता। एक बात बताओ रे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता ही आसानी से कहाँ है? जहाँ एक्स तुरंत बाहर निकल जाए तो वो सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देगा। कहीं ऐसे हैलाइड है जहाँ इस हेलोजन के लोन पेयर अनुनाद में फंस गए, इसने अपने लोन पेयर दे दिए और कार्बन हेलोजन के बीच आंशिक द्विबंध लक्षण आ गया। अब बताओ क्या ये बंध आसानी से टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा। तो ऐसे हेलाइड जिनमें हेलोजन के लोन पेयर अनुनाद में फंस गए, ऐसा हेलाइड आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। देखो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला जैसे बेंजिल हेलाइड है, वाइनिल हेलाइड है। सबसे पहला है वाइनिल हेलाइड। वाइनिल होता है 2 कार्बन का मूलक और वो भी एथिन का मूलक। यहाँ पाई है, सिग्मा है और ये लोन पेयर है। आपको पता है लोन पेयर की प्रवृत्ति हमेशा देने की होती है और ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ, यहाँ पॉजिटिव बना और ये पॉजिटिव को कौन दे दिया? लोन पेयर दे दिया। इनके बीच क्या आ गया? आंशिक द्विबंध लक्षण आ गया। ये देखो ये आंशिक द्विबंध लक्षण आ गया। किसके कारण है? अनुनाद के कारण। अब बताओ ये बंध आसानी से टूट जाएगा क्या? आसानी से नहीं टूटेगा। ये हेलोजन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध लक्षण आ गए। ऐसे देखो यहाँ देखो, ये लोन पेयर है, ये सिग्मा है और ये पाई है। लोन पेयर की हमेशा देने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ वाला पाई इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, यहाँ आंशिक द्विबंध लक्षण आ गया और आंशिक द्विबंध लक्षण आने के कारण ये बंध आसानी से टूटेगा नहीं। आंशिक द्विबंध लक्षण आ गए भैया। ऐसे हेलोजन जो जिसके लोन पेयर अनुनाद में फंसे हुए होते हैं, ये रहा बेंजीन के ऊपर हेलाइड जोड़ दो, डायरेक्ट हेलाइड, इसे बोलते हैं एरिल हेलाइड या फेनिल हेलाइड। यहाँ भी हेलोजन लोन पेयर किसमें फंसे हुए हैं? अनुनाद में फंसे हुए हैं। यहाँ भी क्या आ गया? आंशिक द्विबंध लक्षण। तो यहाँ हेलोजन के लोन पेयर अनुनाद में भाग लेने के कारण कार्बन हेलोजन बंध में आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है। लिखते चलो, ये आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है। आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है। अब बताओ रे, क्या ये जो बोर्ड पे 3 हेलाइड मैंने लिख रखे हैं, वाइनिल हेलाइड, एसिटिनिल हेलाइड और फेनिल या एरिल हेलाइड, बताओ क्या ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? नहीं। इनका हेलोजन तो इसके हेलोजन के लोन पेयर अनुनाद में फंस गए, आंशिक द्विबंध लक्षण आ गए, या हेलोजन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। इन एग्जाम्पलों को तो देखते ही सबसे पीछे पटकना कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित नहीं करते। जहां हेलोजन अनुनाद में फंस जाए वो हेलोजन आसानी से कभी बाहर नहीं निकलेगा। लिखो फटाफट। जहां हेलोजन के लोन पेयर अनुनाद में फंस जाते हैं वहां पर हेलोजन कभी आसानी से बाहर नहीं निकलता। लिख लो ये। अगला कुछ सामान्य जानकारी बताता हूं। जैसे केमिस्ट्री में आरओ समूह होता है ना, जैसे आरओ समूह, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। जैसे RC डबल बॉन्ड ओ समूह होता है, इसको बोलते हैं एसिल। आता है ना, एसिल हैलाइड, एसिल क्लोराइड, एसिड एमाइड, इसको बोलते हैं एसिल। SN1 में उत्पाद बनता है रेसिमिक मिश्रण, 50% डी रूप, 50% एल रूप। SN2 में SR में बदलता है, RS में बदलता है। SN2 संपन्न होती है पूर्ण प्रतिलोपन के साथ। और केंद्रीय परमाणु पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए? कम से कम। SN2 की पहचान यही होती है, केंद्रीय परमाणु पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए? कम से कम, ताकि आने वाले नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो।
चलो भाई अगला, सबसे पहले है एल्किल हैलाइड से निम्न को बनाया जा सकता है। याद करो एल्केन बनाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले एल्केन एल्किल हैलाइड्स, सबसे पहले एल्केन के ताप अपघटन से, फिर एल्किन व एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से, फिर बनाते थे एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते थे। सबसे पहले एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते थे, जिंक HCl, सोडियम एथेनॉल, रेड फास्फोरस HI, तो बनता था X निकल जाता था और H जुड़ जाता था, एल्केन बनता था। सबसे पहले ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइड से किस किस को बनाया जा सकता है। ये तो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया ही थी। अब आगे आप एल्किल हैलाइड से ऑर्गेनिक में और कौन से पदार्थ बना सकते हो एल्किल हैलाइड से। एक तो X को हटा दो और H जोड़ दो, एल्केन बना सकते हो। कौन कौन सी विधियों से आप एल्केन बना सकते हो, अपचयन से, वुर्ज अभिक्रिया से, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से और कोरेहाउस अभिक्रिया से। ये अभिक्रिया आपको सारी एल्केन में बताई हुई है। वुर्ज अभिक्रिया याद करो, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम शुष्क ईथर RR बनता था। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में R2ZN काम आता था। यहाँ RX की अभिक्रिया होती थी सोडियम शुष्क ईथर, सोडियम शुष्क ईथर, और यहाँ बनता था RR अभिकारक के 2 अणु। यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती थी R डैश किसके साथ रहे, R2ZN, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के साथ, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के साथ। यहाँ होती थी कॉपर की लिथियम हैलाइड की एल्किल हैलाइड के साथ। ये थी कोरेहाउस अभिक्रिया, एल्केन में करवा दिया। अगला दूसरा, सबसे पहली थी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना, पहली थी। दूसरी एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाना। याद करो एल्किल हैलाइड में एक कार्बन पे हेलोजन है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन है। जब भी पाई बंद बनाना होता है 2 सिग्मा तोड़ने पड़ते हैं, तो 2 सिग्मा तोड़ दो और बीच में पाई जोड़ दो। 2 सिग्मा टूटने का मतलब है 2 समूह का बाहर निकलना, और समूह का बाहर निकलना कहलाता है विलोपन। तो एल्किन और एल्काइन निर्माण की जो विधि है ना, पाइबंद जब भी बनता है विलोपन से ही बनता है। इस बात की स्टार लगा लो आप। देखो देखिए, सबसे पहले देखना ये दो सिग्मा बंद टूटेंगे, एक सिग्मा ये टूट गया और एक सिग्मा ये टूट गया। 2 सिग्मा टूटने से बीच में क्या आ जाएगा रे, पाइबंद आ जाएगा। ये लो, ये पाइबंद आ गया, ये एल्किन बन गई एल्किन। यहाँ 2 पाइबंद, यहाँ 2 सिग्मा टूटने से एक पाइबंद का निर्माण हुआ है, एल्किन का निर्माण हुआ है। यहाँ क्या होगा रे, विलोपन। क्या होगा, विलोपन। अब आपने एल्कोहलिक KOH के साथ विलोपन करवा रहे हो तो कुछ नहीं होगा, एक कार्बन से X दूसरे से H, ये बाहर निकल गया, संभावनाएं एक ही है। तो ये बन गया CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बना रहा है, एल्किन बना, एल्किन। तो बताओ रे एक बार दोबारा, एल्किल हैलाइड से अगर एल्किन बनाना है तो HX बाहर निकालना पड़ेगा, विलोपन करवाना पड़ेगा। विलोपन कौन सा अभिकर्मक करता है, एल्कोहलिक KOH। अगला एल्काइन बनाना। अब आपको पता है यहाँ अगर टेट्रा हैलाइड होते तो 2 बार विलोपन करवा देते, एल्काइन बन जाता। लेकिन आप चाहते हो उच्चतर एल्काइन बनाना चाहते हो, जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, पहले से कार्बन ज़्यादा करना चाहते हो। आपको पता है ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो कार्बन की संख्या बढ़वाता है, ग्रिन्हार अभिकर्मक। ग्रिन्हार अभिकर्मक की पहचान होती है कोई कार्बन Mgx, ये कोई पहले एल्काइन था, ग्रिन्हार अभिकर्मक ने H+ को बाहर निकलवा दिया और ये बन गया कार्बन -Mgx+। अब बताओ रे क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा कौन, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ जुड़ जाएगा R और ये निकल गया Mgx2। अब बताओ रे ये R डैश बन गया, ये क्या बना रहा है, ये उच्चतर एल्काइन बना, पहले से कार्बन की संख्या बढ़ गई। तभी तो कहता हूँ ग्रिन्हार अभिकर्मक में जो R समूह है ना, R, ये कार्बन की संख्या बढ़ाता है। ये निमंतर एल्काइन था, ये निमंतर एल्काइन था, ये बन गया उच्चतर एल्काइन, कार्बन की संख्या बढ़ गई। रटना नहीं है कभी भी। फिर कह रहा है एल्कोहल बनाना, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना, आज ही पढ़ा था। SN1 और SN2 अभिक्रिया, इसमें क्या किया जाता था, X- को निकाला जाता था और OH को जोड़ा जाता था। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, एल्कोहल।
एल्किल हैलाइड से एल्केन भी बनाया, एल्किन भी बनाया, एल्काइन भी बनाया और एल्कोहल भी बनाया। अब ईथर बनाना, स्टार लगा लो, लिख लो जेट 2021, इंपॉर्टेंट है भैया। ईथर बनाना लिख लो। सबसे पहले ईथर बनाने के लिए दो तो कार्बन होना चाहिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ पर, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ऐसे यौगिक तो लाओ आप। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, ईथर काम यहाँ पहले एल्कोहल काम में लिया जाता है, और एल्कोहल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करा दी जाती है, सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम क्या करेगा, एल्कोहल अम्ल है तो उसके H को बाहर निकलवा देगा। तो यहाँ प्राप्त, यहाँ पर H तो बाहर निकल गया, सोडियम आके जुड़ गया। जब भी धातु जुड़ती है तो उस धातु पर तो प्लस आएगा, लेकिन पास वाली एड धातु पे क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब RO माइनस और Na प्लस है। इसको बोलेंगे क्या, सोडियम। और इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। तो इसका नाम पड़ गया सोडियम एल्कोक्साइड। अब क्या करें, इस सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाए, बता रहा हूँ ना, ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की है। यहाँ एल्किल हैलाइड की से अपन क्या क्या बना सकते हैं, ये एल्किल हैलाइड का R- वाला कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखो, ये NaX बाहर निकल जाएगा और ये R- यहाँ जुड़ जाएगा। एल्किल हैलाइड है ये सोडियम एल्कोक्साइड है। लेकिन शर्त है, आपका यहाँ जुड़ने के लिए इस एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। इस एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस अभिक्रिया का अनुसरण होता है ना, वो अभिक्रिया SN2 होती है। अगर आपका ये RO माइनस यहाँ आकर जुड़ना चाहता है, पीछे से अटैक करना चाहता है, तो इस एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। अब बताओ रहे यहाँ कौन सी अभिक्रिया की पालना हो रही है, SN2 की पालना हो रही है। और ये देखो RO R बन गया, ये ईथर बन गया और NaX बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया की एक ही पहचान है, यहाँ अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया की पालना होती है। एल्किल हैलाइड पर OR आके जुड़ता है, OR जुड़ता है एल्किल हैलाइड पे आके, तो जुड़ने वाले एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। इस ईथर बनाने की विधि को कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये वैज्ञानिक था विलियमसन, उसने ये दिया था। अब देखो रे, कह रहा है ना, इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया विधि से संपन्न होती है। मतलब यहाँ पर उत्पाद की अच्छी लब्धि के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए, कम से कम। क्योंकि एल्किल हैलाइड पर जुड़ेगा OR आके, तो वहां सबसे पहले एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। भैया लिख लो, स्टार डाल के लिखो, एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए, कम से कम। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, तथा यह अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। तथा यहाँ पर उत्पाद की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए, लिखो फटाफट। यहाँ भी SN2 अभिक्रिया की पालना होती है। अगला ये रहा, क्या है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, कैसे ईथर बनता है, कैसे एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। सबसे पहले सोडियम एथोक्साइड है, पहले ये CH3OH था, सोडियम आ गया ना, तो ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे प्लस। लो भैया, अब बताना देखिए। सबसे पहले आपको पता है ये O माइनस अटैक करेगा यहाँ, SN2 अभिक्रिया की पालना होगी। पीछे से OR जुड़ रहा है और आगे वाला बंद टूट रहा है। याद करो, SN2 में संक्रमण अवस्था बनती थी ना, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था बनती है। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ OR आ रहा है, एक तरफ X माइनस निकल रहा है, और ये देखो ये संक्रमण अवस्था बनी, धीरे धीरे X बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, ईथर। यहाँ इस एल्किल हैलाइड पर अटैक होने के लिए त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए, त्रिविम बाधा कम से कम, ताकि अटैक आसानी से हो। ये लो, अब देखो, देखिए वही सोडियम एथोक्साइड है, ये एथिल क्लोराइड है। सबसे पहले वही नाभिक स्नेह का अटैक यहाँ होगा पीछे से, ये देखो ये बन गया ईथर, डाई एथिल ईथर बन गया, ये डाई एथिल ईथर बन गया। वो तो ऊपर वाली अभिक्रिया का उत्पाद है, ये इस अभिक्रिया का उत्पाद है। कुछ भी नहीं करना ना,
रटना नहीं है बस। यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, देखिए सबसे पहले ऐसा एल्कोक्साइड काम में ले रहे हैं, ऐसा एल्कोक्साइड काम में ले रहे हैं जहां त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है, त्रिविम बाधा। लेकिन त्रिविम बाधा एल्कोक्साइड पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रभावित होगा कब? जब एल्किल हैलाइड पे त्रिविम बाधा ज्यादा हो। यहाँ त्रिविम बाधा कम है, एल्किल हैलाइड पे त्रिविम बाधा देखनी है क्योंकि अटैक तो यहाँ होगा, तो यहाँ त्रिविम बाधा सबसे कम है। क्या होगा? आने वाला आसानी से जुड़ जाएगा। पहले से जिस पर अटैक हो रहा है ना, वहां त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए? कम। इस पे तो कितनी हो चाहे, यहाँ क्या होनी, जिस पे जा रहा है वहां क्या होनी चाहिए? कम। ये देखो पीछे से ओ जुड़ गया, ये एक्स बाहर निकल गया, ये क्या बन गया यार? ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर बन गया। अगला SN2 अभिक्रिया की पालना हो गई। देखो फटाफट, रटना किसी को नहीं है, जो रटेगा वो भूलेगा, पक्का है ये। जो रटेगा थोड़ी बहुत भी रटने की कोशिश करेगा, दिमाग लगाओ ना। अगला ये देखो, आज सोडियम एल्कोक्साइड पे तो भीड़ है कम, और ये देखो एल्किल हैलाइड कौन सा दे दिया? 3 डिग्री। यहाँ तो भीड़ बहुत ज्यादा है। अब यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है तो ये बंध टूट नहीं पाएगा। यहाँ त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है। अब बताऊं क्या हो जाएगा? ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि सोडियम क्या है? प्रबल क्षार है। और यहाँ क्षार होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा? विलोपन। विलोपन होने का मतलब है यहाँ HX बाहर निकल जाएगा, और विलोपन होने का मतलब है यहाँ क्या बन जाएगा? पाइबन। एक कार्बन से ये देखो हाइड्रोजन। त्रिविम बाधा का यही कारण है। यहाँ हैलाइड पर त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ प्रतिस्थापन नहीं हुआ। यहाँ X- बाहर निकलना, यहाँ 2 समूह एक साथ बाहर निकल रहे हैं। यहाँ अकेला समूह बाहर नहीं निकला, अकेला निकलता तो प्रतिस्थापन होता, लेकिन 2 समूह एक साथ टूटते हैं ना, 2 बन तो विलोपन होता है। अब बताओ रे, यहाँ से H और निकलेगा, यहाँ H और X दोनों इसी से बंध टूटेंगे और दोनों के बीच में एक पाई बंध आ जाएगा। ये उत्पाद बन गया CH3 CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये एल्कीन बन गया। अपन निकले थे ईथर बनाने के लिए और बन गया एल्कीन। अब क्या करेंगे? ऐसा क्यों हुआ? एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ। यहाँ प्रतिस्थापन नहीं हुआ, यहाँ विलोपन हो गया। अब बताओ रे कौन सी अभिक्रिया हुई? विलोपन। यहाँ SN2 नहीं है, यहाँ विलोपन हो गया त्रिविम बाधा के कारण। यहाँ ईथर नहीं बना, यहाँ एल्किन बनी है। अब बताओ रे, यहाँ एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा बहुत अधिक होने के कारण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न होकर यहाँ कौन सी हुई रे? यहाँ विलोपन हुई। विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है जिससे मुख्य उत्पाद के रूप में कौन प्राप्त होती है? एल्किन प्राप्त होती है, एल्किन प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किन प्राप्त होती है। ऐसे मानो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल अपने को दिया हूं, देखिए तुम हल करो। यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड है, यह एल्किल हैलाइड है। मैंने बता दिया कि ये उत्पाद बना है। अब बताओ इस उत्पाद में R तो क्या है और R डैश क्या है? बताओ। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा उसमें दिमाग है भाई, फटाफट बताओ। एक ही दिमाग में चीज आनी चाहिए। ईथर बन रहा है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया की पालना होनी चाहिए, और SN2 की पालना होने के लिए, SN2 अभिक्रिया की पालना होने के लिए क्या होना चाहिए? एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। तो ये R डैश तो कौन सा समूह है? CH3। यह तो त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। और ये फेनिल वाला कौन सा समूह है रे? ये है R। यहाँ तो त्रिविम बाधा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एल्किल हैलाइड में त्रिविम बाधा कम से कम है, तो कौन सा समूह होगा? CH3। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। अगला, सबसे पहले एल्किन बनाया, उच्चतर एल्काइन बनाया, एल्कोहल बनाया, ईथर बनाया। अगला 6 नंबर है एस्टर बनाना। एस्टर में तो वही है, एक तरफ तो अम्ल होना ही चाहिए और अम्ल का लवण होना चाहिए,
ताकि वहाँ को आयन वगैरह आए हुए हो और R प्लस आके जुड़ जाए माइनस वाली ऑक्सीजन पर, तभी तो बनेगा एस्टर। पहले अमल तो होना ही चाहिए, 2 ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए। ये देखो किसी अमल का क्या लिया गया है, लवण, इसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड, अपनी हेडिंग ही यही है, एल्किल हैलाइड के साथ किसी अमल के लवण की अभिक्रिया करवाना। वही बताओ AgX तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ये AgX बाहर निकल गया, क्या बन गया रे, एस्टर। ऐसे ही देखो ये उत्पाद देखो, यही देखो AgX बाहर निकल जाएगा। अब बताओ रे क्या उत्पाद बना, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एस्टर बन गया। बनाना भी क्या था, एस्टर बनाना था, किसकी सहायता लेकर, एल्किल हैलाइड की सहायता लेकर बनाना था। एल्किल हैलाइड की सहायता ली और एस्टर बना दिया, हेडिंग ही यही है। अगला देखो एमीन बनाना, एस्टर बनाने के बाद एमीन बनाना, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। सबसे पहले एल्किल हैलाइड अपना चैप्टर है ही, मैंने अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवा दी और अमोनिया को ले लिया मैंने आधिक्य में। एल्किल हैलाइड को आधिक्य में नहीं लिया, उसका तो केवल 1 मोल ही लिया है, इसको आधिक्य में ले लिया। बताओ रे क्या होगा, अमोनिया अपनी लोन पेयर देगा, अमोनिया के ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये ग्रहण करेगा X माइनस को, ये क्या बन गया RNH3 प्लस X माइनस। फिर इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे तो ये HX यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, क्या बन गया RNH2। इसको बोलते क्या है, एमीन। कौन सी एमीन, यहाँ नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ मुख्य उत्पाद बना 1 डिग्री एमीन। जैसे ही मैं अगर अमोनिया को आधिक्य में न लेकर अगर मैं एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लूं, इसके मोल 1 से ज्यादा लूं, तो हर हाइड्रोजन अमोनिया का निकल जाएगा और यहाँ एल्किल समूह जुड़ जाएगा। सबसे पहला स्टेप वही स्टेप, RNH3 प्लस X माइनस, गर्म किया 1 डिग्री एमीन बन गई। लेकिन अब एल्किल हैलाइड का अपने एक अणु ही नहीं लिया, 1 से ज्यादा अणु है, तो एल्किल हैलाइड का वापस अटैक होगा, यहाँ RNH2 प्लस X माइनस है, वही HX बाहर निकल जाएगा, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, ऐसी 3 डिग्री एमीन बन जाएगा, ऐसी एल्किल का चौथा अणु भी आ जाएगा। देखो देखिए ये लो, सबसे पहले 2 डिग्री एमीन बना, फिर RX आया, एक H प्लस HX और निकल गया, अभी भी लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर दे दिया तो प्लस, X ने ग्रहण कर लिया तो माइनस, ये उत्पाद बनेगा लास्ट में। अगर आप एल्किल हैलाइड ज्यादा मात्रा में लेते हो ना, तो चारों के चारों R आके जुड़ जाएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक अपनी लोन पेयर दे देगा और वो X माइनस ग्रहण कर लेगा, तो R4N प्लस X माइनस, टेट्रा, 4 एल्किल समूह है, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ये एक प्रकार का लवण है, ये मुख्य उत्पाद बनता है। दोबारा सुनो, अमोनिया आधिक्य में लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल्किल हैलाइड का तो एक ही अणु काम में लिया ना, लेकिन एल्किल हैलाइड आप ज्यादा मात्रा में ले लिए तो अमोनिया के सारे H निकल जाएंगे, लास्ट में अपनी लोन पेयर देके एक एल्किल हैलाइड को और ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ 4 अणु जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ये एक लवण है। चलो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला अगला कह रहा है कि आप अगर अमोनिया आधिक्य में लेते हो तो बताओ उत्पाद। एक ऐसा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको, अमोनिया आधिक्य में लेने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसे बन जाएगा CH3 NH3 प्लस Cl माइनस, फिर गर्म कर देंगे HCl निकल जाएगा, तो मुख्य उत्पाद बन गया CH3 NH2, बोले तो मेथिल एमीन। ऐसे यहाँ देखो, अगर आपने एल्किल हैलाइड आधिक्य में ले लिया तो सारे के सारे H बाहर निकल जाएंगे, ये N, ये देखो सबसे पहले कौन सा है, CH3 है ना, CH3 के तो 4 मोल, नाइट्रोजन पर प्लस और क्लोरीन माइनस, ये बन जाएगा मुख्य उत्पाद, चारों के चारों आके जुड़ जाएंगे, टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। अगला देखो, साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाना, लिख लेना, जेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट और ICR दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेट और ICR दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैसे? एल्किल हैलाइड एक ध्रुवीय यौगिक होता है, दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग होती है, कार्बन पे प्लस हेलोजन पे माइनस। KCN भी एक आयनिक यौगिक है, ये आयनों में टूट जाता है, आयनिक यौगिक है, आयनों में टूट जाता है, लेकिन AgCN आयनों में नहीं टूटता, ये सहसंयोजक होता है, ये सहसंयोजक यौगिक होता है, तो ये आयनों में नहीं टूटता। यहाँ तो क्या होगा, RCN बन जाएगा और KX बाहर निकल जाएगा, ये बन गया एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बन गया। लेकिन यहाँ AgCN में CN नहीं जुड़ता, ये बंध टूटता ही नहीं है, ये सहसंयोजक होता है, ये आयनों में टूटता ही नहीं है, इसलिए यहाँ बनता है RCN नहीं RNC बनता है, और ये AgX बाहर निकल जाता है। दोनों में अंतर है, ऊपर तो CN जुड़ा है, कार्बन से कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ एल्किल आइसोसाइनाइड बना है, यहाँ साइनाइड नहीं बना, यहाँ आइसोसाइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ तो जीत गया कौन, KCN जीत गया। KCN इसलिए जीत गया, K प्लस और CN माइनस में टूट गया, CN जुड़ गया, तो KCN जीत गया, लेकिन यहाँ AgCN हार गया। अगले में इसका जस्ट उल्टा होगा, KCN काम में लेते हैं, अगर KCN अभिकर्मक के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं तो साइनाइड बनता है, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। कारण भी बता दिया, KCN आयनिक है, AgCN सहसंयोजक है। अगला हाइड्राइट व नाइट्रेट बनाना, दोबारा सुनो, एक पोटेशियम नाइट्राइट है, एक Ag का नाइट्राइट है। यहाँ KNO2 का तो रूप ये होता है KONO, ये बन यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन माइनस पोटेशियम प्लस, और AgNO2 ऐसे टूटता है, Ag प्लस NO2 माइनस, वहाँ का जस्ट उल्टा हुआ ना, वहाँ AgCN टूट ही नहीं रहा था, यहाँ AgNO2 टूट गया, वहाँ KCN टूट रहा था, यहाँ KNO2 टूटता ही नहीं है, ये तो KONO होता है। इसका मतलब ऊपर वाले में तो क्या बना, RONO बना, इसका मतलब ये तो क्या है, नाइट्राइट, जब ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी होती है नाइट्राइट, और ये डायरेक्ट बन जाएगा RNO2 एल्किल नाइट्रेट, बहुत फेमस है ये। देखो KCN लिया तो CN जुड़ गया, AgCN लिया तो NC जुड़ गया, KNO2 लिया तो ONO जुड़ा, अगर AgNO2 लिया तो NO2 जुड़ा, जस्ट उल्टा हुआ ना। ऑक्सीजन जब कार्बन से जुड़ता है तो नाइट्राइट, अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है तो नाइट्रेट। अगला ये लो भाई, एक अभिक्रिया में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, देखे इस अभिक्रिया में सारे कॉन्सेप्ट आ गए एक साथ, कैसे आ गए देखना, अभी सारे कॉन्सेप्ट इसी में आ गए भैया, कैसे आ गए देखना एक बार, सारे कॉन्सेप्ट एक में आ गए। साइनाइड दे रखा है, साइनाइड का मैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दूं और 2 मोल लिया है तो दोनों पाइबन टूट जाएंगे, दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हाइड्रोजनीकरण हुआ है, और हाइड्रोजनीकरण होने से पूरी तरह पाइबन टूट जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये NH2 बन गया। इसका मतलब क्या बन गई रे, एमीन, कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गई, ये 1 डिग्री एमीन बन गई। इसी का मैं अगर साइनाइड का जल अपघटन करूं, और वो भी कौन सा, आंशिक जल अपघटन करूं, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे अधिक विद्युत ऋणी की तरफ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस पर तो पानी का OH जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ छला विभुता की घटना होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ तो बन जाएगा पाइबन, यहाँ तो बन जाएगा पाइबन, ये ऐसे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर बन गया NH2, ये बन गया एमाइड। एक बात बताऊं क्या, साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से जो उत्पाद बनता है ना, उत्पाद वो एमाइड बनता है, एमाइड। तो साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से तो एमाइड बनता है, बहुत फेमस है, पानी के एक अणु का योग करवा के देख लेना, आंशिक का मतलब है बहुत कम जल अपघटन हुआ है, एक बार और हो जाएगा ना तो ये NH2 तो अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा, और H को ग्रहण करके और पानी का OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ अम्ल बन जाएगा। तो साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से तो बनता है एमाइड, और पूर्ण जल अपघटन से बनता है अम्ल। ये देख लो, मैंने पूर्ण जल अपघटन करवाया, एमाइड तो आंशिक से बन गया। अब देखो
H+ ग्रहण करते ही अमोनियम आयन बन गया। जैसे ही OH- आएगा यहाँ तो ये NH3 बाहर निकल जाएगा और ये बन गया अम्ल। तो साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से तो बनता है अम्ल और आंशिक जल अपघटन से बनता है एमाइड। बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। ICR और जेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लो, साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से तो क्या बनता है एमाइड और इसी के पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आंशिक जल अपघटन से एमाइड बनना, पूर्ण जल अपघटन से क्या बनना है अम्ल बनना। ये मैंने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल क्लोराइड लिया और इस एल्किल क्लोराइड की मैंने AgCN के साथ अभिक्रिया करवा दी। तुरंत दिमाग में आना चाहिए CN नहीं जुड़ेगा, यहाँ AgCN बनेगा। अब बताओ रे क्या बना, CH3CH2। यही तो चीज़ सीखनी थी। यहाँ बन गया NC। अब यहाँ NC को ऐसे लिखो, CH3CH2, ये N, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। क्योंकि जब भी AgCN लेते हैं तो CN नहीं जुड़ता, NC जुड़ता है। अब बताओ इसका करवा रहे हैं जल अपघटन, करवाओ देखे। ये रहा CH3CH2 N डबल बॉन्ड C, इसका करवाओ आप जल अपघटन। सबसे पहले जल में H+ OH- होता है अधिक विद्युत ऋणी की तरफ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। बताओ रे क्या जुड़ा, CH3NH2, यहाँ तो जुड़ गया NH और यहाँ जुड़ गया क्या OH। एक बार जल अपघटन और करवाओ, आपको पता है एक बार और जल अपघटन कराएंगे। CH3, ये तो CH2 था ही, CH3CH2, यहाँ तो बन गया अमोनिया और ये फार्मिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। अब बताओ रे क्या बनी, 1 डिग्री एमीन। कम कार्बन की या उतनी कार्बन की, कम कार्बन की बनी। तो ये आइसोसाइनाइड का भी जल अपघटन सीख गए, साइनाइड का भी जल अपघटन सीख गए। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आना चाहिए आपको। चलो भाई, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एल्किल हैलाइड की दूसरी क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। थोड़ा सा इसमें और रह गया चैप्टर, वो भी अपन आज ही पढ़ेंगे। थोड़ी देर रेस्ट कर लो सभी, उसी के बाद अगली क्लास स्टार्ट करेंगे।